मंदिर अभी 22 तारीख को इनॉग्रेट होने वाला है। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उसकी, लेकिन शुभकामनाएं देने का तब मजा आता है जब वो रामनवमी वाले दिन होता है। लेकिन हमारे शंकराचार्य जी थे, उन्होंने कहा कि ये आधा अधूरा राम मंदिर आप इनॉग्रेट करने जा रहे हो। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि इसको संघीकरण किया जा रहा है। लेकिन जब ये चीज देखी गई, जब इस चीज को बताया गया, लोगों तक लाया गया, तो शंकराचार्यों को इन्होंने एंटी हिंदू बता दिया। कोई अपोजिशन का लीडर अगर इसके खिलाफ बोले तो वो एंटी हिंदू हो जाए। मैं आ रहा था आपकी कि हम लोग क्यों नहीं आ रहे। देखिए शंकराचार्य जी जो बड़ी ज्यादा प्रथम भूमिका निभाते हैं इसमें हिंदू धर्म, आचार्यों ने ये कह दिया कि माननीय शंकराचार्य ने ये बात कही कि जो अब राम मंदिर आप बना रहे हो ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा जब आप करने जा रहे हो 22 जनवरी को ही क्या आपकी आपदा आन पड़ी। आप अगर करना चाहते, अगर आप पूरे हिंदू रिचुअल से कर रहे थे तो आप रामनवमी वाले दिन, जिस दिन भगवान राम का अवतरण हुआ था, आप उस दिन करते तो एक खुशी आती, एक हम लोगों के अंदर भी एक खुशी आती कि इसको पोलिटिसाइज नहीं किया जा रहा। आप इसका राजनीतिकरण करके राजनीति के वोट बैंक आप बटोरने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगा कि हिंदू मेजोरिटी है इंडिया में, आप हिंदुओं का वोट ले लोगे, तो ये आप गलत है। क्योंकि अगर आप पूरा देश देख रहा है आपको कि आधा अधूरा राम मंदिर, आप देखिए आधा अधूरा तो आप घर की भी अंदर आप गृह प्रवेश नहीं करते, वो तो हम मंदिर है, वहाँ पूजा करने जाना है। आप आधे अधूरे की आप वो कर रहे हो, शिलान्यास कर रहे हो। नमस्कार, जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से पॉलिटिकली डिसएम्पावर हो चुका है। 9 जनवरी को जिस तरह से तमाम सरपंचिस पंचिस और बीडीसी को डिसएम्पावर कर दिया गया, उनकी जो पंचायत है वो डिसॉल्व कर दी गई, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी थी जो 5 अगस्त 2019 के बाद पावर इंजॉय कर रही थी और लोगों की मसले मिसाइल जो है वो हल कर रही थी। पहले तो अर्बन लोकल बॉडी यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ और दूसरी जो है पंचायतें, लेकिन अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को जो है अफसरशाही और बाबू के हवाले जो है वो कर दिया गया है। और अगले 6 महीने तक जम्मू कश्मीर में भी कहीं भी चुनाव जो है वो नहीं दिखते हैं। फिलहाल क्या अगले 6 महीने का सूरत हाल जम्मू कश्मीर में होने वाला है, इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ NSUI के छात्र हैं कठुआ से जतिन डोगरा, वो कांग्रेस के साथी भी है। उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे कि इस पर वो किस तरह से नज़र दिखा रहे हैं, वो किस तरह से ये देखते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर की स्थिति आखिरकार है क्या। जतिन, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर की स्थिति को? अगले 6 महीने तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं है, सरपंचों पंचिस के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं कि उनके कार्य में डेवलपमेंट हुई है नहीं हुई है, और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि BDO को हवाले अब पंचायतों को कर दिया गया है, क्या देखते हैं कि अगले 6 महीने में जम्मू कश्मीर का क्या सूरत हाल होने वाला है? नमस्कार अभिषेक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने युवाओं की आवाज़ उठाने का एक निश्चय लिया, दृढ़ निश्चय लिया, और आपने मेरे को मौका दिया कि मैं अपनी आवाज़ रखूं। जैसा कि आपको पता है कि इस समय 9 जनवरी को जो हमारे जो BDC सरपंचिस थे, इनका कार्यकाल भी ख़त्म हो गया। इससे पहले 2019 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 तोड़ने का फैसला लिया। अब जम्मू कश्मीर के सूरत हाल ये देखिए कि लखनपुर से जब आप कठुआ की तरफ आते हैं तो आपको एक वादे किए जाते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे, आपको रोज़गार ही रोज़गार मिलेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि अब BDC सरपंचिस भी गए, इससे पहले हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर थी वो भी चलेगी। मैं आपसे एक वाक़या शेयर करूँगा कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें बताया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा को एक फिल्म के लिए अब यूज़ किया जा रहा है। मूवीज़ में उसके शूट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें उसको विधानसभा को एक एज ए सेट की तरह यूज़ किया जा रहा है। अब आप खुद बताइए, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से जब पूरी प्रोसेस चल रहा था, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर हम आएंगे, खुशहाली लाएंगे, और 2014 में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। चाहे उस समय कुछ भी रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिसके खिलाफ विरोध किया उसी के साथ सरकार बनाई। जब सरकार बना के आप सत्ता में आए, आपने लोगों को जुमले दिए, लेकिन बाद में मिला क्या? आज अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स दुखी, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स दुखी, हमारी मुलाजिम दुखी, गरीब जनता दुखी। मतलब बचा कौन, मेरे को बताइए ना। आपने अफसरशाही को सब कुछ दे दिया। आज अब देखें कठुआ के अंदर भी तो अफसरशाही की मिसाल ये है कि जब आप सेक्रेटरीट के अंदर एंटर करते हैं, आप किसी से बात करते हैं तो कोई अफसर आपसे बात करने को तैयार नहीं होता। लेकिन वहीं अगर लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही होती, यहाँ पे आपके नुमाइंदे होते, चुने हुए नुमाइंदे अगर आपके पास होते, तो एटलीस्ट इतना हो सकता था कि जब आप जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की बात करते हैं, वो लोकतंत्र लोगों की आवाज़ को उठाते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है जो 6 महीने का समय मांगा गया है डिलिमिटेशन के लिए, कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में OBC की सीट जो रिजर्व की जाएगी, 6 महीने का इसको समय मांगा गया,
क्या देखते हैं कि जब पंचायतें डिसॉल्व हुई थी, इससे 1 साल पहले ये प्रोसेस किया जाना चाहिए था, क्या इलेक्शन को डिले करने के लिए जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से डिसएम्पावर करने के लिए ये कदम उठाया गया? देखिए बिल्कुल जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से डिसएम्पावर किया जा रहा है। अगर आप देखें कि डिलिमिटेशन कमेटी आपकी 2019 के बाद बैठ गई थी, उसने अगर लेजिस्लेटिव असेंबलीज की अगर सीट्स को डिलिमिटेशन की है उधर, उसके बाद आपने पार्लियामेंट्री जो हमारी सीट्स है, अभी अनंतनाग और रजौरी की एक सीट आपने बनाई, लेकिन आप उसके साथ हमारी पंचायत बीडीसीज की भी बना सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र खत्म हो जाए, एक एलजी शासन चले, जो केंद्र शासित प्रदेश बना चुके हैं आप इसको, केंद्र सरकार इस पे हावी हो, अपना रूल चलाए, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ दबाकर उनको सिर्फ वो दिखाया जाए जो सरकार दिखाना चाहती है। आपने देखा होगा कि कई इंस्टेंसेस हुए जब होम मिनिस्टर साहब से पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के हालात, तो सरकार हल्फनामा देती है अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि सरकार वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मलाइज है, लेकिन जब इलेक्शन कराने की बात आई बिल्कुल, तो सरकार ने कहा कि वहाँ के हालात खराब है। ये जो सरकार की, नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ जिस तरह से अक्टूबर नवंबर का समय कार्य मांगा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव होंगे, लेकिन उस समय भी कहीं ना कहीं बर्फबारी का बहाना दिया जा सकता है, सिचुएशन का बहाना दिया जा सकता है, आतंकवाद का बहाना दिया जा सकता है। तो किस तरह से देखते हैं कि 24 में इलेक्शन होंगे या 25 तक इसे डिले किया जाएगा? देखिए मुझे तो लगता है कि अगर 24 की चुनाव, अगर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हमारे 2 महीने में है, अगर इसमें मोदी जी वापस आ गए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई चुनाव होने देंगे। वो तो इसको लोकतंत्र हटा ही देंगे देश से, क्योंकि देखिए जो अभी प्रोसेस चल रहा है, अगर आप मोदी जी के खिलाफ बोलें तो आप एंटी हिंदू हो जाते हैं। मैं आपके साथ एक इंस्टेंस शेयर करूंगा कि जैसे राम मंदिर अभी 22 तारीख को इनॉग्रेट होने वाला है। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उसकी, लेकिन शुभकामनाएं देने का तब मज़ा आता है जब वो रामनवमी वाले दिन होता। लेकिन हमारे शंकराचार्य जी थे, उन्होंने कहा कि ये आधा अधूरा राम मंदिर आप इनॉग्रेट करने जा रहे हो। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि इसको संघीकरण किया जा रहा है, लेकिन जब ये चीज़ देखी गई, जब इस चीज़ को बताया गया, लोगों तक लाया गया, तो शंकराचार्यों को इन्होंने एंटी हिंदू बता दिया। कोई अपोजिशन का लीडर अगर इसके खिलाफ बोले तो वो एंटी हिंदू हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या एंटी मोदी इज इक्वल टू एंटी हिंदू? ये जो विचारधारा आपने बनाई है टोटली गलत है। इस कारण से मोदी जी का ये कहना है जो मोदी जी के खिलाफ बोले, आप लोग क्यों नहीं हिस्सा ले रहे हैं? आप लोगों को भी वहाँ पर बुलाया गया है, वहाँ पर ऑर्गेनाइजर बीजेपी नहीं है, ऑर्गेनाइजर द्वारा आपको भी न्योता दिया गया है, आप लोग न्योता स्वीकार देखिए मैं वही उसी बात पे मैं आ रहा था आपकी कि हम लोग क्यों नहीं आ रहे। देखिए शंकराचार्य जी जो बड़ी ज़्यादा प्रथम भूमिका निभाते हैं इसमें हिंदू धर्म में, उन शंकराचार्यों ने ये कह दिया कि माननीय शंकराचार्य ने ये बात कही कि जो अब राम मंदिर आप बना रहे हो ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा जब आप करने जा रहे हो 22 जनवरी को ही क्या आपकी आपदा आन पड़ी। आप अगर करना चाहते, अगर आप पूरे हिंदू रिचुअल से कर रहे थे तो आप रामनवमी वाले दिन जिस दिन भगवान राम का अवतरण हुआ था आप उस दिन करते तो एक खुशी आती, एक हम लोगों के अंदर भी एक खुशी आती कि इसको पोलिटिसाइज नहीं किया जा रहा। आप इसका राजनीतिकरण करके राजनीति के वोट बैंक आप बटोरने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगा कि हिंदू मेजॉरिटी है इंडिया में, आप हिंदुओं का वोट ले लोगे, तो ये आप गलत है। क्योंकि अगर आप पूरा देश देख रहा है आपको कि आधा अधूरा राम मंदिर, आप देखिए आधा अधूरा तो आप घर की भी अंदर आप गृह प्रवेश नहीं करते, वो तो हम मंदिर है, वहाँ पूजा करने जाना है, आप आधे अधूरे की आप वो कर रहे हो, शिलान्यास कर रहे हो। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ही क्यों करे? आप मेरे को बताएं, राष्ट्रपति देश की सबसे ऊपर चेयर है, प्रथम नागरिक है, और प्रधानमंत्री की तो बीवी भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ या यशोदा बहन को वापस लाया जाए या उनकी मूर्ति बना के बिठाई जाए, क्योंकि भगवान राम ने भी ये किया था। जब उनको करना था तो उन्होंने माता सीता की एक मूर्ति बनाकर उन्होंने उसका यज्ञ हवन किया था। लेकिन आप खुद देखिए, आप भगवान राम का नाम ले रहे हैं, आप उनके आदर्शों पे नहीं चल रहे और फिर कहते हैं कि अपोजिशन नहीं आ रही। अपोजिशन इसका इसलिए बाइकआउट कर रही है कि हिंदू रिचुअल्स के अगेंस्ट है। अगर ये हिंदू रिचुअल्स की फेवर में होता अपोजिशन बड़े दिल से आती, क्योंकि ये राजीव गांधी जी की सरकार थी जिसने इसके ताले खुलवाए थे। राजीव गांधी जी के ही टाइम पे इसको सुप्रीम कोर्ट में मैटर लेके न्यूट्रल तरीके से इसका सोल्यूशन आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया कि इसमें सारी सरकारों की भूमिका रही है। कोई ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी अहम भूमिका निभाई। इस कारण से जो आपका मेन मुद्दा था मैं उस पर आता हूँ कि जो सरकार के चुनावों की बात जहाँ तक है कि मोदी जी का इस समय ये कहना है कि पूरे देश के अंदर एक ही रूल चले, एक ही नाम चले, मोदी। अगर आप उसके खिलाफ बोलते हैं तो आप एंटी मोदी, एंटी नेशनल। अगर आप उसकी फेवर में जाते हैं तो ही आप एक हिंदुस्तानी हो। इस कारण से अगर ये 2024 का आप रुख देखें तो मैं जनता से, आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि तख्ता पलट करें, सरकार को ज़रूर बदलें। क्योंकि अगर आप सरकार बदलेंगे, आंदोलनकारी सरकार को लाएंगे, उस जन सेवक सरकार को लाएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाएंगे या इंडिया अलायंस की सरकार को लाएंगे, तो देश के अंदर रोजगार भी मिलेगा, युवाओं की तरक्की भी होगी और देश एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनेगी। विकसित भारत को किस तरह से देखते हैं? लगातार विकसित भारत का ढोल जो है वो पीटा जा रहा है। कठुआ में विकसित भारत पहुंची है,
और जगह जगह हम पंचायतों में देख रहे हैं, पूरे शहर भर में देख रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में देख रहे हैं कि वहाँ पर विकसित भारत की यात्रा पहुँच रही है। इस तरह से देखते हैं कठुआ पूरी तरह से विकसित हो चुका है, आपकी नज़र में क्या है? देखिए, विकसित भारत नहीं, विकसित भाजपा बोले तो वो हाँ। ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं भाजपा एक ऐसी इकलौती पार्टी है पूरे देश के अंदर जिसका 5,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, अपना एक पार्टी फंड है। अब खुद बताएं, जब हमारे देश के अंदर एक पिछले 70 सालों की सरकार ने सिर्फ 55 लाख करोड़ का 5500 करोड़ का, मेरी गलती होगी मुझसे बोलने में, 55,000 करोड़ का इन्होंने लोन लिया था हमारी सरकारों ने। अब 205,000 करोड़ का लोन इस समय सरकार ने ले लिया है, 205,000 करोड़। अब कहने की बात है 205,000 एक बहुत बड़ा रकम है, ये बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि देखेंगे कि पिछली सरकार 70 साल में थोड़ा सा लोन लेके हम देश को चला रही थी, आपने तो मतलब उसका 200 गुना ज़्यादा लोन ले लिया विश्व से। आपको IMF भी वार्निंग दे रहे हैं कि भाई साहब आप कर क्या रहे हैं, आपने सिर्फ लोन पे लोन लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनेगी, इससे आप 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे देश को? मुझे 5 ट्रिलियन नहीं लगता, क्योंकि अगर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मौका दिया गया, यहाँ पे कौन पढ़ा लिखा मुझे बताए, जिसको ये नहीं पता, इनके अगर आप किसी व्यक्ति को पूछें GDP कैसे काउंट होती है तो उनको ये भी नहीं पता होगा, लेकिन वो कहते हैं विकसित भारत। आप इनको पूछा जाए देश के अंदर आर्थिक स्थिति क्या है तो बोलेंगे राम मंदिर तो बन गया, देखिए भाई। आप इनको पूछेंगे नौकरियां कहाँ मिली तो बोलेंगे पाकिस्तान चले जाइए। तो देखिए, ऐसा विकसित भारत नहीं हो सकता। विकसित भारत वो हो सकता था मेरी नज़रों में, मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, कानून का छात्र हूँ, तो बताऊँगा विकसित भारत वो होता है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस होती, जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होती। आज कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस है, लेकिन आप देखिए अगर मैं ही सरकार के खिलाफ थोड़ा ज़्यादा बोल जाऊँगा तो मेरे पीछे CBI ED लगा देंगे। ऐसे ही कई जो नेता हैं उनके पीछे भी CBI ED लगा देते हैं। तो विकसित भारत का मेरे कहने में तात्पर्य है कि भारत के अंदर उन्नति हो, युवाओं को रोजगार मिले, बेरोजगारी मुक्त भारत हो, 80 करोड़ लोग 80 करोड़ लोग मुफ्त का राशन ले रहे हैं, वो उनके ऊपर ऐसी समस्या ना आए, ऐसी कोई आपदा ना आए कि 80 करोड़ लोग मुफ्त में राशन लें। सरकार ने एक दिन पार्लियामेंट में कहा कि 80 करोड़ लोगों का मुफ्त राशन दे रहे हैं। आप क्या बताना चाहते हैं कि आपके देश के अंदर 80 करोड़ लोग भुखमरी में हैं? जिस देश की पॉपुलेशन 130 से 140 करोड़ है, उस देश के अंदर 180 करोड़ लोग वहाँ पे भूखे मर रहे हैं, और अब सरकार डर रही है। 2011 में सेंसस हुआ, उसके बाद आज तक सेंसस नहीं हुआ। क्या सरकार को डर है? सरकार सेंसस नहीं करवा रही। यही डर है कि पोल खुलेगी, लोगों के सामने आएगा कि किस प्रकार से जो सरकार ने इस समय किया है वो इस समय लोगों को पता लगेगा। ये बेरोजगारी है, भुखमरी है, अनएम्प्लॉयमेंट और ना जाने कई समस्याएं जो लोग इस समय जूझ रहे हैं उससे, वो लोगों को पता लगेंगी। इस कारण से सरकार को इस पे एक मंथन करना चाहिए, और चाहे तो आप अपने मिनिस्टर्स को हटाएं, कुछ करें, लेकिन जनता के बारे में आपको सोचना चाहिए। आखिर में क्या कहेंगे जो जम्मू कश्मीर में इस समय करंट सिचुएशन है इलेक्शंस को लेकर? फिलहाल लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से डिसएम्पावर हो चुका है। इस तरह से मैंने बात की कि 5 अगस्त 2019 में इस तरह से सिर्फ और पंचायतें और जो अर्बन लोकल बॉडी थी वो जम्मू कश्मीर में अपनी आवाज़ रख रही थी, वो लोगों की नुमाइंदगी कर रही थी। लेकिन अब जो है सिर्फ और सिर्फ कार्यकाल जो है वो DDC का बचा है, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन थी, यानी कि जो सरपंच और BDC, जो 3 टायर सिस्टम था, वो जम्मू कश्मीर से गायब हो चुका है। तो क्या देखते हैं समय? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा कि अब तो जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र रहा ही नहीं। यहाँ पे लोकतंत्र की बहाली की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है भारतीय सरकार को कि सितंबर 30 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए जाए, लेकिन उसके बाद प्रतिक्रियाएं ऐसी आई कि लग नहीं रहा कि चुनावों का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये देखना चाहती है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अंदर क्या रुख रहेगा। और मैं स्पष्ट कर दूं अपने शब्दों में कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सुतला साफ होगा। आप चाहे जम्मू कहें, चाहे उधमपुर की सीट कहें, चाहे कठुआ, चाहे रजौरी पुंछ की कहें, चाहे कोई भी कह ले, जम्मू कश्मीर का यहाँ से सुतला साफ होने, जम्मू कश्मीर से यहाँ पे BJP का सुतला साफ होने वाला है। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो पूरा केंद्र शासित प्रदेश है, क्यों इसको आप स्टेट का दर्जा नहीं दे रहे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल्द से जल्द दिया जाए, लेकिन क्यों नहीं दे रहे? ये देख रहे हैं, अगर हमने दे दिया, हम हार गए तो हम बिल्कुल ही यहाँ से बाहर निकाल दिए जाएंगे। पहले तो खैर कश्मीर वालों ने जम्मू भेज दिया, कश्मीर में तो खैर इनका कोई शासन नहीं है। जम्मू आए, जम्मू वाले इनको लखनपुर पार भेजेंगे, और मुझे लगता है कि पूरे देश की मेहरबानी रहे तो इनको दिल्ली पार भी भेज दिया जाएगा। इनको हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा कि एटलीस्ट ऐसी जो जन विरोधी सरकारें हैं वो सत्ता में ना रहे, और लोकतंत्र को एक पुनः मौका दिया जाए। लोकतंत्र, भारत के अंदर लोकतंत्र की बहाली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार
होना एक अवश्य चीज़ है, क्योंकि लोकतंत्र ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण आप बोल सकते हैं, आपको नौकरियां मिलती हैं, उसके बाद आज़ादी होती है, आप कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन सरकार ने इस समय लोकतंत्र पूरे देश के अंदर रहने ही नहीं दिया। लोकतंत्र की पूरी हत्या हो रही है, लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इस समय है। इस कारण से आज आप देखें कि मैं तो सबसे पहले जनता को मुबारकबाद दूंगा, राहुल गांधी जी फिर से चले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाने। इस कारण से मैं कहूँगा भारत को इस समय जोड़े रखना है। जो भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू मुस्लिम मान करके तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ने नहीं देना है। जनता अगर सहयोग करे तो देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की बहाली होगी और एक जम्मू कश्मीर फिर से एक बार फिर से एक खुशनुमा माहौल से उजागर होगा और फिर से यहाँ पे लोकतंत्र बहाल होकर हम लोग खुशियों की लहर जिएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ जतिन डोगरा थे और NSUI के छात्र हैं और कांग्रेस के भी साथी हैं। प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से इस समय डिसएम्पावर हो चुका है और अफसरशाही के हवाले कर दिया गया है। जिस तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद सिर्फ और सिर्फ पंचायतें और म्यूनसिपैलिटीज़ थी जो पावर इंजॉय करती थी, लोगों की समस्याओं को रखती थी। लेकिन इस समय फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में कोई भी इलेक्टेड बॉडी जो है फ़िलहाल नहीं है। और सबसे बड़ा ये सवाल है कि जम्मू कश्मीर में आखिरकार चुनाव होंगे कब? आखिरकार जी अक्टूबर का नवंबर उस समय बताया जा रहा, क्या उस समय जम्मू कश्मीर में ये चुनाव होंगे या नहीं होंगे? जहाँ इसी तरह से जो असेंबलीज़ के चुनावों को जो लगातार डिले किया जाता है, क्या सूरत हाल आने वाले समय में इसी तरह से होंगे? क्योंकि अब पूरी तरह से जो भी कामकाज है पंचायतों का, वो एडमिनिस्ट्रेटर डालने की वीडियो को सौंप दिया गया है। जितने भी छोटे मोटे लोगों के मसले मिसाइल हैं, अब जो है वो उन्हें जो है वीडियो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अब जो है वो सुलझ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे कब? और विकसित भारत को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया साफ कर दी है, यानी कि जो लगातार पूरे भारतवर्ष में विकसित भारत की जो यात्रा निकाली जा रही है उस पर भी प्रतिक्रिया साफ की है। राम मंदिर को लेकर भी हमने बातचीत की है और ये तमाम तरह के जो पूरे विश्व भर के मुद्दे हैं, जो भारत की बात करें तो पूरे भारत के वर्ष के जो मुद्दे हैं वो हमने जतिन डोगरा के समक्ष रखे हैं और उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया जो है वो रखी है। नमस्कार।